एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैर से होंगे। ये है मेरी सेकंड वीडियो। अभी मैंने एक फर्स्ट रिकॉर्ड किया है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। जिससे मैंने आपको बताया है कि आकिब के घर कौन सा इंसिडेंट हुआ है और आप लोग उसकी मफाद मदद के लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी दुआ करता हूँ। खैर, ये है हमारी सेकेंड वीडियो जिसमें हम आज के टॉपिक होगा हमारा एमिरेट्स एयरलाइन। मैं काफ़ी दिन से इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, उसको आपसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो इसलिए आज का मैं इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा एमिरेट्स एयरलाइन। आपको पता है जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी और सबसे ज़्यादा जो लग्जरी और सबसे ज़्यादा जो अच्छी कंपनी है वो है एमिरेट्स, और ये कंपनी है दुबई की। आज हम इसी पे बात करेंगे, इसकी सक्सेस के बारे में और इसको किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, यानी किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके बाद आज ये कंपनी इतनी ज़्यादा टॉप पर है, एमिरेट्स एयरलाइन और दुबई एयरपोर्ट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है एमिरेट्स एयरलाइन और दुबई एयरपोर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई एयरपोर्ट बनाते वक्त कितनी ज़्यादा मुश्किलात और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी और कितने पैसे लगे और एमिरेट्स एयरलाइन को भी कैसे बनाया गया। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है। आपको ये बात जान के हैरत होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपये से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में होता था। ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडिया रुपी करेंसी चलती थी। ब्रिटिश को दुबई की लोकेशन ट्रैवल करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा आइडियल लग रही थी क्योंकि ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स का बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट्स यूके से दुबई के समंदर पर लैंड करती थी और यहाँ से रिफ्यूलिंग के बाद इन्हें ब्रिटिश इंडिया और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाता था। ब्रिटिशर्स दुबई को इस बेस का रेंट सिर्फ 440 रुपये दिया करते थे, जिसमें वहाँ मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। कौन जानता था कुछ सालों बाद ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में बन जाएगा और सबसे अच्छा एयरपोर्ट बन जाएगा और इसकी अपनी एयरलाइन अच्छे अच्छे एयरलाइंस को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने का फैसला किस मुश्किल घड़ी में किया गया। कौन जानता था कि इस छोटे से शहर से उभरने वाली एयरलाइन बाद में कितना ज़्यादा पैसा कमाएगी और कितने ज़्यादा मशहूर होगी। नाज़रीन, 1950s में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास ऑयल के जितने रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द से जल्द एक ऑल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना है। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल कर अपनी एयरलाइन को एक स्टॉप ओवर दे रहे हैं और उनको सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। 1959 में दुबई के रूलर ने दुबई एयरपोर्ट का आगाज़ किया। इसको बनने में 1 साल लगा और 1 साल बाद दुबई एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया 1960s में। सिर्फ एक टर्मिनल और एक एयरलाइन थी, वो भी पक्की नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाई गई थी। अब यहाँ पर सिर्फ छोटे डॉगलस DC-31 जैसे जहाज ही लैंड कर पाते थे। 1965 में पक्का रनवे बना लिया गया और यहाँ पर लैंड करने वाला पहला जहाज मिडल ईस्ट का कॉमेट था। हर गुजरते साल दुबई के रूलर यहाँ पर और नई फैसिलिटीज़ लाते गए। 1969 में यहाँ पर टोटल 9 एयरलाइंस काम करती थी जो 20 डेस्टिनेशन ऑफर करती थी। 1969 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बन गया था जहाँ पर एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जैसे नाम रिफ्यूलिंग के लिए रुकते थे। जन से पहले ये सारी एयरलाइंस पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करती थी और देखते ही देखते दुबई ने ये सारी ट्रैफिक अपनी तरफ मोड़ ले ली। पूरे मिडल ईस्ट में ट्रैवल करने के लिए गल्फ एयरलाइन को इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक बहरीन की एयरलाइन है। किसी भी पैसेंजर को अगर अच्छी फ़्लाइट चाहिए होती थी तो वह पहले गल्फ़ एयर के ज़रिए दुबई आते थे और वहाँ से अपने पूरे इंटरनेशनल सफ़र का आगाज़ करते थे। 1980s में दुबई के शेख अल राशिद अल मखदूम को गल्फ़ एयर ने यह ऑफ़र किया कि वो बस ये अनाउंस कर दें कि गल्फ़ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है, मगर शेख राशिद अल मखदूम ने इस बात से इनकार कर दिया। गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी मिलना शुरू कर देंगी और इससे दुबई को भी खासा प्रॉफिट होना था और इससे गल्फ एयर के 50% शेयर्स दुबई को मिल जाने थे। लेकिन दुबई के शेख अल राशिद अल मखदूम ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा हम खामखा पूरे मिडल ईस्ट से पैसेंजर ला के दुबई को देते हैं और फिर पैसेंजर दूसरी एयरलाइंस में बैठ के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेके चले जाते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता।
लिहाजा गल्फ एयर ने शेख राशिद अल मखदूम की इस डील को मना करने के बाद गल्फ एयर ने दुबई जाने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर के इस फैसले ने दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को खासा नुकसान दिया। यही ये वक्त था जब दुबई के शेख ने सोचा यही वक्त है अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स को लॉन्च करने का। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से एस्टेब्लिश एयरलाइन से टक्कर लेना, जिसमें उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर गल्फ एयर, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा थे। ये वो बड़े बड़े नाम थे जिसके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। ये इरादा जितना सोचने में मुश्किल है उतना करने में इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त एक बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी और इंजीनियर और क्रू सारा मिला के ये खर्चा तकरीबन 6 से 7 करोड़ डॉलर तक बन जाना था। और उसके बाद भी नहीं पता था कि एयरलाइन चले या ना चले। यहाँ दुबई के शेख ने स्मार्टली खेला और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA से 2 बोइंग 737-3 किराए पर लिए। जहाज़ों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि क्रू, इंजीनियर्स और पायलट सब कुछ PIA का था। एयरलाइन को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पर जाया जाता था, लेकिन मैनेजमेंट सारी PIA की थी और इस काम के बदले में दुबई के शेख बिन राशिद अल मखदूम ने PIA को $1 करोड़ दिए। यानी जो काम 6 से 7 करोड़ डॉलर में होना था वो अब सिर्फ $1 करोड़ में ही हो गया। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट दुबई से कराची तक गई और उसके बाद दुबई से मुंबई, दिल्ली, कोलंबो और कायरो तक जाने लगी। एमिरेट्स के पहले ही साल में इसमें 2,60,000 पैसेंजर ने सफ़र किया और शुरुआती $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक ही साल में निकल गई। 1987 ने जब एमिरेट्स ने अपने खुद के प्लेन खरीद लिए तो PIA को उनके प्लेन्स वापस कर दिए गए। 1987 में गल्फ वॉर के दौरान जब सारी एयरलाइंस बंद पड़ी थी, उसी वक्त दुबई ने यह मौका हाथ से जाने ना दिया और तब सिर्फ एक ही एयरलाइन गल्फ एयर मिडिल ईस्ट के ऊपर से जा रही थी और वो थी एमिरेट्स। एमिरेट्स ने अपनी ऑपरेशंस को एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल पर सेट किया। दुबई को एक ग्लोबल हब बनाया जहां से लोग दुनिया की किसी भी कोने तक आसानी से सफ़र कर सकते हैं। एयरलाइन ने अपने फ्लीट को मॉडर्न और फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट से बाहर दिया, जिसमें एयरबस A380 और बोइंग 777 शामिल हैं, जो कस्टमर्स को एक कंफर्टेबल और हाई क्वालिटी ट्रैवल एक्सपीरियंस देते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का स्टार्ट दुबई गवर्नमेंट की सपोर्ट से हुआ था, जो इसको इंटीरियर फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही थी। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने भी एमिरेट्स को ग्लोबल ट्रैवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट हब बनाया, जो कि कॉम्पिटिटिव एज का काम करता है। एमिरेट्स ने अपना पैसेंजर्स को प्रीमियम सर्विसेज, लग्जरी लॉन्जेस, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और एक्सीलेंट फूड ऑप्शन प्रोवाइड किए, जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। एयरलाइन ने अपने कस्टमर्स के लिए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास ऑप्शन भी बेस्ट प्राइसेस में ऑफर किए, जिससे उनको अपनी टिकट प्राइस का पूरा वैल्यू मिलता है। एमिरेट्स की मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत ही सक्सेसफुल रही। उन्होंने वर्ल्ड रिनॉन्ड स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट और फार्मूला 1 में स्पॉन्सरशिप की। इन कैंपेन ने एमिरेट्स की ग्लोबल विजिबिलिटी को इंक्रीज़ किया और लोगों के लिए एक प्रीमियम एयरलाइन का इमेज बनाया। एमिरेट्स ने अपने नेटवर्क को हर कॉन्टिनेंट तक एक्सपेंड किया, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को इंचेंस करता है। दुबई के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए हब बनाया के लिए एमिरेट्स ने का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एमिरेट्स को एक टाइम पर राइजिंग फ्यूल प्राइसेस की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। ये एयरलाइन के प्रॉफिट मार्जिन्स को इफेक्ट करता था, लेकिन उन्होंने अपने फ्लीट को फ्यूल एफिशिएंट बना के इस प्रॉब्लम को मैनेज किया। एमिरेट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सी कॉम्पिटिटिव एयरलाइन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कतर एयरवेज़, इतिहाद एयरवेज़। ये एयरलाइंस भी प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करती हैं, इसलिए एमिरेट्स को अपनी सर्विसेज को डिफरेंट करना था। लो कॉस्ट कैरियर्स की ग्रोथ भी एमिरेट्स के लिए एक चैलेंज थी, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड को लग्जरी और क्वालिटी पे फोकस करके इस कंपटीशन का सामना किया। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वेरियस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ने एमिरेट्स की ऑपरेशन को कभी कभी चैलेंज किया। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट ग्रोथ स्लो हो गई थी। दुबई का एयरपोर्ट भी कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट था, जो एयरलाइन की ग्रोथ पे असर डाल रहा था।
जैसे पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री को कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया, वैसे ही एमिरेट्स को भी बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा। एयरलाइन के फ़्लाइट्स रुक गई थी और इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, लेकिन एमिरेट्स ने इस वक्त को अपने फ्लीट और स्टाफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूज़ किया, और जब ट्रैवल डिमांड रिकवर हुई उन्होंने अपनी सर्विसेज को क्विकली रीस्टैब्लिश किया। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी सक्सेस को अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, प्रीमियम सर्विसेज, गवर्नमेंट सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के ज़रिए अचीव किया है, लेकिन इसके रास्ते में कई मुश्किलात भी थी, जैसे फ्यूल प्राइसेस, कंपटीशन, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और कोविड-19 पैंडेमिक। इन चैलेंजेस को ओवरकम करके एमिरेट्स ने अपना आप को दुनिया के बेस्ट एयरलाइन में से एक बनाया। आपको क्या लगता है एमिरेट्स ने कैसा अच्छा किया और ये ग्रोथ उसके लिए अच्छी साबित हुई? आपकी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की एमिरेट्स पर बनाई गई वीडियो। फ्रेंड्स, ये थी हमारी एमिरेट्स एयरलाइन पर बनाई गई एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आप सबको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग आकिब के फादर एंड मदर के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो अभी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो अल्लाह उनको जल्दी से ठीक कर दे। आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करता हूँ। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।